नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप दोस्तों। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और उसी की अपडेट लेकर हम आपके सामने लाइव आए हैं। 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे तक कितना मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल मच रही है, किस तरह की समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन कितना तगड़ा, कौन कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस लाइव के जरिए। लगातार हम आपके साथ लाइव रहेंगे और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एक्सपर्ट कमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। अमन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त का 1 बजे का देखिए, विजय दुबे जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना कैमरा सेट करो। उससे पहले 1 बजे तक का मत प्रतिशत कितना रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, 1 बजे तक 35.75% वोटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों में। अमरोहा की बात करें तो सबसे ज्यादा अमरोहा में 41.22% वोट पड़े हैं। जी हाँ, अमरोहा 1 बजे तक सबसे अव्वल नंबर पर दिखाई दे रहा है। और गौतम बुद्ध नगर, जहां पर कम वोटिंग हुई है, 36.06% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर 33.99% वोट पड़े हैं। मथुरा की बात करें तो 32.70% वोट पड़े हैं। मेरठ की बात करें तो 38.33। मेरठ अच्छा कर रहा है, 40% के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है 1 बजे तक। अलीगढ़ में 35.33% वोट पड़े हैं। बागपत की बात करें तो 32.90% वोट पड़े हैं। और आखिर में बुलंदशहर की बात करें तो 35% वोट पड़े हैं। तो तमाम जितनी भी सीटें हैं, अगर मैं गाजियाबाद और नोएडा की, गाजियाबाद में सबसे कम वोट पड़े हैं और बागपत में, मथुरा में तो मोटे तौर पर 35% के आसपास वोट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 बजे तक। अमरोहा की बात करें तो 41.22% वोट पड़े हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अमरोहा से दानिश अली, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और वहां पर तगड़ी फाइट देखने को मिल रही थी। और अमरोहा में इस वक्त जो अपडेट आ रही है 1 बजे तक 41.22% वोट पड़े हैं। हम अलग अलग सहयोगियों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले विजय दुबे सर, आपका पहला विश्लेषण क्या कहता है इस मत प्रतिशत पर? 35% के आसपास अगर कहा जाए वोट पड़े हैं, तो ये 35 के आसपास 1 बजे तक का आंकड़ा हमें दिख रहा है। देखिए, जो ये 35 का आंकड़ा आपको मिल रहा है अभी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, जो बोलिए सर। जो 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 35 का आंकड़ा है वो 1 बजे तक का ठीक ठाक आंकड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है ये हाँ 1 बजे तक और डाउन था। ठीक है, तो जी इस जी दूसरे चरण में जो एक तो आज जो है 2 बजे के बाद की वोटिंग बढ़नी भी चाहिए। उसका कारण ये है कि आज एक तो फ्राइडे है और जुमे की नमाज जो है वो 2 बजे तक हाँ खत्म होगी। जो लोग की जुमे की नमाज में शामिल होंगे वो उसके बाद वोट डालेंगे आकर के। तो एक बात, एक फैक्टर तो ये है कि बढ़ने का कारण हो सकता है कि अभी जिन लोगों ने ना डाला हो वो एक जो है 2 बजे के बाद डालें। एक बात। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो अभी बढ़ा हुआ मत प्रतिशत दिख रहा है वो ये है कि पिछली बार जो लोगों एक तो मोमेंटम जो क्रिएट होता है ना, इलेक्शन का हाँ मोमेंटम भी थोड़ा सा एक लोगों को सक्रिय करता है, लोगों में चर्चाएं बढ़ने के कारण से। और फिर उम्मीदवारों के पहुंचने की भी बात है कि पार्टियां या उम्मीदवार किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वो जैसे जैसे इलेक्शन के फेज आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि ये परसेंटेज बढ़ती हुई हमें मिलनी चाहिए और लोग भी जो सक्रियता बरतेंगे। दूसरी बात यह कि पार्टियों को भी इस बात का जो ये या कैंडिडेट्स को भी डर लग रहा था कि कहीं लो वोट परसेंटेज हुई तो वो किधर जाएगी वोट फाइनल टैली में, वो क्या इम्पैक्ट डालेगी अपना। वो भी, उसको भी मुझे लगता है कि अपने अपने सिस्टम को पार्टियों ने सुधारा है और उसका इम्पैक्ट ये है कि थोड़ा बढ़ा हुआ मत प्रतिशत आपको दिख रहा है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों की है, तो इन 8 सीटों में अलग अलग सीटों पे अलग अलग जातीय समूहों का या अलग अलग क्रॉस फैक्टर्स जो है वो इफेक्टिव होंगे। ये परसेंटेज बढ़ाने का भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि सक्रियता अब बढ़ती हुई मिलनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूं, और वो ही नजर आ रही है अभी वोटिंग परसेंटेज में 1 बजे तक की। बड़ी खबर भी आ रही है निकलकर, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतुल गर्ग चुनावी मैदान में है और डॉली शर्मा वहां पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। वहां पर 107 वीवीपैट खराब हुए हैं। ये एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और बड़ी बात है ये। 107 वीवीपैट खराब हुए हैं गाजियाबाद में। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक 17 बैलेट यूनिट
40 कंट्रोल यूनिट और 107 वीवीपैट खराब पाए गए हैं। कंट्रोल रूम की सूचना पर इन्हें बाद में बदलवाया गया है। देखिए, हर चुनाव में हमने देखा है कहीं ईवीएम खराब हो रही है, कहीं पर वीवीपैट की पर्चियां नहीं निकल रही हैं, कहीं पर बैलेट यूनिट खराब हो रही है, कंट्रोल यूनिट खराब हो रही है। तो ये इस तरह की खबर इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है अमन? हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास लगातार अपडेट आ रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछली बार का अगर देखा जाए तो इस बार काफी ज्यादा खामियां जो है और बढ़ गई। अगर आप देखेंगे अमरोहा में ही देखिए, कुछ महिलाएं गई वहां वोट डालने, उनका वोट पहले से ही पड़ चुका है। इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता रहता है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन हर जगह बागपत में अगर आप देखें 108, 109, 110, 111 पे मतदाताओं को पर्ची लेने में हो रही है प्रॉब्लम। साथ साथ गाजियाबाद में अभी आपने बता दिया, गाजियाबाद में भी 335 पर ईवीएम मशीन नहीं चल रही। ईवीएम मशीन को लेकर कई ऐसी जगह है, चाहे वो बागपत हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, अमरोहा हो, कई ऐसी जगह है जहां पे ईवीएम मशीनें नहीं काम कर रही हैं और काफी संख्या में लोग वहां पर आगे खड़े हुए हैं, लाइनें लगी हुई है, लेकिन ईवीएम मशीन ही नहीं काम कर रही है। कई कई जगह ऐसा हुआ कि 25 मिनट तक लोगों को इंतजार करना पड़ा है, तब जाके वोट डालने को मिला। तो ये सब गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिसके वजह से मतदान कहीं कहीं बहुत धीमी गति से भी चल रहा है। जैसे अमरोहा में मतदान बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ऐसे ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर, क्योंकि लगातार ये कहते रहते हैं कि हम हर चीज से सारा संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं। जी ठीक है, अमन रहिए, और भी अपडेट आएगी तो आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर विजय सर देखिए, हमने पिछले वोटिंग में भी बात की थी, पहले फेज में भी बात की थी, और इस बार कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, जैसा कि अमन बता रहे हैं। इसको कैसे देखेंगे, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? चुनाव आयोग की क्या पूरी तैयारी नहीं है क्या, या फिर ये कुछ सिस्टम में कहीं लूपहोल है? निश्चित तौर पे एक तैयारों पे भी सवाल उठेंगे, और दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम का लूपहोल बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मशीनें मतदान केंद्रों तक भेजी गई, उनको सही तरीके से पहले चेक नहीं किया गया, या उसमें जो सपोर्टिंग सिस्टम जो पहले का, मतलब बिफोर सेंडिंग उसको भेजने के पहले मतदान केंद्रों पर उसको पूरी तरह से टेस्ट करना चाहिए था, पूरी तरह से उनको हर तरीके से सील बंद की जाती है। तो ये प्रक्रिया तो एक सामान्य प्रक्रिया है, और जो मतदान कराने वाले मतदान कर्मी होते हैं, जो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, या जो कर्मचारी होते हैं, उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। इन सब चीजों को मतदान जी अमन, एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी अपडेट है। अलीगढ़ लोकसभा के अलीगढ़ में बूथ संख्या 446 पर ईवीएम मशीन खराब होने से धीमे मतदान हो रहे। पुलिस और मतदाताओं में अभद्रता का व्यवहार हो रहा है, उनके बीच में कहीं ना कहीं पुलिस जो है मतदाताओं से अभद्रता का व्यवहार कर रही है। तो वही बात सामने आ रहा है। वही देखिए अमन, वही बात कर रहे हैं विजय सर कि भाई वहां पर पुलिस से झड़प भी हो रही है। कई जगह पर हमने अभी खबर देखी थी कि कई जगह पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, मतदाताओं को परेशानी हो रही है। ये जो धीमा मतदान होता है, विपक्ष हमेशा नाराज दिखाई देता है। पिछली बार इकरा हसन ने आरोप लगाया था कैराना में कि धीमा मतदान कराया जा रहा है। आज भी कई खबरें आ रही है, समाजवादी पार्टी कह रही धीमा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या है विजय सर, जरा समझाइए एक बार दर्शकों को। देखिए, जो धीमा मतदान है, पहली बात तो जो चीजें आपके सामने दिख रही है वो ये बता रही हैं कि आपने जो तैयारी की थी, जो मतदान कराने की तैयारी खासतौर पे की गई थी, मशीनों की जो शिकायतें हैं, ये पूरी तरह से जो सिस्टम का फेल्योर, अगर मैं सीधा कह दूं तो कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि जो भी जिले स्तर पे जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो डीएम के अंडर में और लोग काम कर रहे होते हैं, वो पूरी तरह से उसको मशीनों की बात, जहां तक वीवीपैट की बात है, ये सारी चीजें टेस्टिफाई होती हैं, सील्ड होती हैं, और उस पर बाकायदा जो है मतदान जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, उसके बगैर कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ये सारी चीजें जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की 100% जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों को पूरी तरह से फुल प्रूफ करे, जिसमें ये आरोप, या विपक्ष का जो आरोप है कि स्लो मतदान वाली बात जो है, तो ये जो है सिस्टम में अगर कोई खामी आ रही है, जैसे ये बात आ रही है भाई पुलिस के बीच और वहां मतदान करने वाले लोगों के बीच भी मतलब किसी प्रकार का आपस की बातचीत है, झड़प है, या जो भी बातें हैं, विरोध है, तो ये स्थिति तभी पैदा होती है
जबकि वहां पर कुछ न कुछ वोटर्स को रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ रहा है, जबकि उनके मताधिकार का वो अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिस्टम भाई, आप पुलिस का वहां पर रोल इतना बड़ा है कि वो डिसिप्लिन कर सकता है, लेकिन मतदान करने वाले का अधिकार तो मतदाता जो वहां खड़ा हुआ है लाइन में, उसको तो वो एक सर्टेन टाइम। देखिए, दूसरी बात है, चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि हमने एक फिक्स टाइम ले रखा है कि जैसे मान लीजिए किस जगह का वोटिंग मशीन खराब होती है तो हम उसको जो है विद इन 45 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर चेंज कर देते हैं, नई मशीन पहुंचाते हैं वहां पे। या तो ये सब जो टाइम बाउंड जो प्रक्रियाएं हैं, ये फॉलो स्ट्रिक्टली अगर की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि तो, लेकिन अगर कहीं कोई वो है इस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है तो वो ठीक नहीं है। वो निश्चित तौर पे संदेह के घेरे में आएगी कि भाई आखिरकार क्यों किया गया। आलोक जी, बिल्कुल हर एक और अपडेट है, सीट एक पर भी बड़ी बात अपडेट करेंगे है। विजय सर। जी बताइए अमन, बताइए। एक बड़ी अपडेट है, बागपत में 265 बूथ संख्या पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची ही नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो अभी सामने आई है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 265 पर जहां बीएलओ जो है वो मतदाताओं को पर्ची ही नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमन, हम आपके पास आते रहेंगे। और 8 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और विजय सर हमारे साथ हैं। हर लोकसभा सीट पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कितनी तगड़ी फाइट है। पीसीआर से हम कहेंगे कि जो भी सुबह से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं या फिर बाइट निकल कर आ रही है, जो बयान निकल कर आ रहे हैं, वो भी हमें सुनाने की कोशिश करें। जो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं या फिर किसी बड़े नेता की बात आई है, जी ये बयान है तो सुनाइए। अगर किस गांव के निवासी हैं? बराऊगढ़ के निवासी हैं। क्या समस्या है, क्यों मतदान करना नहीं चाहते आप? मतदान क्यों नहीं करना चाहते? केवल हमने घर मांग रहे, न पानी मांग रहे, केवल सड़क पे मांग रहे हैं। हमारी जनानी खत्म हो गई, हमारा मोते बड़ो भाई खत्म हो गया, अटक पड़ के हॉस्पिटल तक पहुंचना है, और रास्ता में एम्बुलेंस आना खाते गाड़ी कुकू करते गाएगो। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या प्रशासन से हाथ जोड़ के यही मांग रहे हैं, सड़क मिल जाए हमें। सड़क पे प्रशासन नहीं करेगा, विधायक नहीं करेगा, अपसंद करेंगे सब। क्या जिला पढ़वे जाएंगे वहाँ बाहर? क्या जिला प्रशासन को आपने अवगत कराया है इस संबंध में? कई बार कराया है, कई बार। आज जो मतदान का बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं, क्या जिला प्रशासन से कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा है? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। समस्या यह है कि 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी। उसमें 3 निर्णय लिए गए, अड़िंग टू मुखराई सड़क, ब्लॉक और तहसील। और 15 दिन में यह प्रशासन की कोई ना बंदा आया, ना कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 15 साल, हाँ 30 साल हो गई ये चल रही है। आज रात को बीमार हो जाए कोई मरीज तो कोई भी साधन मथुरा जाने के लिए नहीं है, ना हमारी मंडी में जाने के लिए कोई सड़क है, ना कोई रास्ता है। इस समस्याओं को लेकर पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे नहीं बोला आपने कभी? खूब कहा, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वोटों का टाइम पर सुनवाई हो रही है, पहले कोई नहीं सुनता है। अभी कोई आए अधिकारी वगैरह आए कोई आपके वोट डालने के लिए? अबे यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं मिश्रा जी, वो आए थे। उन्होंने कहा भाई आप विचार कर लो, मैं डीएम साहब से करवा दूंगा। अब ये सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हमको समाधान होता है तो वोट डालेंगे। आपका कौन सा गाँव है? मुखराई। इतने लोग एकत्रित हैं और मतदान यहाँ चल रहा है लेकिन बूथ पर कोई नहीं पहुँचा, क्या मामला है? ये समस्या है साहब कि ये मुखराई गांव पर्यटन का गांव है। इसमें 100 गाड़ी यहाँ रोजाना आती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। 30 साल हो गई, विधायक जी आते हैं, एमपी बन जाते हैं, बीजेपी का काम है, लेकिन कोई कार्य को नहीं करता है। और जब हमारे यहाँ पे विधायक जी आए थे एक गमी में, जब उनसे बोला तो भी ये कह रहे थे कि जब मैं 12 में खड़ा हुआ था, जब तो आपने मुझको जिताया नहीं, और आपने तो योगी और मोदी को वोट दिए, मेरे लिए नहीं दिए। ये विधायक जी के बयान हैं। अड़ींगबारी एक सड़क का 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो आज तक नहीं बनाया। और हमारे यहाँ तहसील मुखराई के ही खेतों में बनी हुई है, जब तहसील को हमको मथुरा जाना पड़ता है। ब्लॉक है, खाद बीज कोई कुछ काम नहीं मिलता है। पशुओं को दिखाने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, राल जाइए।
तो ये हमारी ये 3-4 समस्याएं। तो देखिए इस तरह की समस्याएं हैं और जो गांव वाले बता रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं आते। विजय जी हमारे इसीलिए साथ हमने मौजूद हैं। सब लोगों देखिए ने ये गांव लोकतंत्र वालों है ने जी। ऑडियो डाउन ये कीजिए बहिष्कार अनुज, किया। ऑडियो डाउन कीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बहिष्कार किया। ठीक है, ठीक है, साल हो गए ठीक है। चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। विजय जी देखिए ये लोकतंत्र है और ये जो बहिष्कार होता है तो कहते हैं भाई 5 साल नेता के, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो एक दिन जरूर जनता का होता है। तो बूथ सन्नाटे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मथुरा के आसपास का ये गांव है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं सड़क नहीं बनी है, अस्पताल नहीं है, बहुत परेशानी है। जब हमने 5 साल तक बोलते रहे तो किसी ने सुना नहीं, तो आज हम वोट नहीं करेंगे। इसको कैसे देखा जाए? क्या अच्छी बात तो कहीं से दिखाई नहीं देती। नहीं, असल में अनुज जी, जो भी गांव के लोग हैं उनकी समस्या तो खैर है, जो अपनी बात को रख रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास विधायक जी आए थे और हमने विधायक जी से अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि आपने जो है तब तो हमको वोट नहीं दिया था जब हम पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उन गांव वाले, देखिए एक जनप्रतिनिधि की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आप अपने मतदाताओं से, भले ही उन्होंने वोट दिया हो आपको तब या ना दिया हो, लेकिन जब आप जीत करके पहुंचे तो आप उनके विधायक होते हैं। वो विधायक जो है वो किसी पार्टी के बजाय या किसी जीते हुए विधायक की उसके बजाय लोगों का विधायक होता है। तो अगर कहीं आप जीत चुके हैं और लोगों ने जिताया है, भले ही हो सकता है कि जिस गांव की आप चर्चा कर रहे हैं आपको जानकारी ऐसी हो कि भाई इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, लेकिन जीते हुए विधायक तो आप उन्हीं के माने जाएंगे भाई। आप जो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन करेंगे चाहे लोकसभा में करेंगे, तो आप उसी जिले के ही लोगों के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होंगे। वो किसी गांव के प्रतिनिधि के रूप में या गांव के लोगों के विरोध दर्ज करने से उनके ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई उस गांव के लिए कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। और नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, निश्चित तौर पे हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसी जनप्रतिनिधि को चुने अपने यहाँ से या उसका समर्थन करें जो हमारी मांगों को सही ढंग से रख पाए। तो ये उन गांव के लोगों ने जब 5 साल के बीच में अपनी तैयारियां की, देखिए आज वोट न डालना और मैं कहूं कि विरोध में डालना ज्यादा बेहतर है कि कोई व्यक्ति अगर आए और आपसे कह जाए कि आपने तब हमको वोट नहीं दिया था और आज अपनी समस्या रख रहे हैं, तो भैया जीते हुए विधायक तो आप ही हैं उनके ना, तो आपकी समस्या नहीं रखेंगे आपके सामने, तो क्या जो हार गया उसके सामने रखेंगे। वैसे मथुरा लोकसभा सीट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है मायावती जी के प्रत्याशी की वजह से। जाट बहुल सीट है और मायावती ने यहाँ पर सुरेश सिंह को उतार दिया है और वो भी जाट समुदाय से आते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मायावती जो है बीजेपी की बी टीम जिनको कहा जा रहा था, ये सबसे ज्यादा बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाती दिखाई दे रही है। जाट वोटर जो है वो कटते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि भाई जयंत चौधरी हमारी तरफ आ गए हैं तो जाट वोटर आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो सुरेश सिंह है ये खेल बिगाड़ते हुए मथुरा का दिखाई जरूर देंगे। लग रहा है आपको वोट काटते हुए दिखाई देंगे जाट वोटर्स का? देखिए अब सवाल इस बात का है कि बीएसपी का अपना एक सॉलिड वोट बैंक है, एक सेगमेंट है जिसको बीएसपी हमेशा रिप्रेजेंट करती है। तो जो मथुरा है, मथुरा में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो जाट वोटों का निश्चित तौर पे है, क्योंकि वो बेल्ट जाट वोट कही जाती है, जाट बेल्ट कही जाती है। मथुरा या अलीगढ़ इन सारी जगहों पे जो है जाट डिसाइडिंग वोट फैक्टर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन जब आप उनको 3 तरफ डिवाइड करते हैं तो ये जो है डिवीजन ऑफ वोट्स जो भी वहां का जाट वोटों का परसेंटेज है वो 3 तरफ बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद की स्थिति में अब सुरेश सिंह कितना वोट काट पाते हैं और वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे, किस हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, ये एक बहुत मार्क करने वाली बात होगी। बीएसपी के वोट परसेंटेज पिछली बार की जो है हम लोग निश्चित तौर पे एक बार गौर करेंगे कि पिछली बार बीएसपी ने कितना परसेंटेज, जो अगर इंडिविजुअल डाटा मिल जाए तो हम देखेंगे मथुरा में कैसे थे। लेकिन मथुरा में चूंकि भाई अब पिछली बार देखिए, पिछली बार तो आरएलडी नहीं थी ना बीजेपी के साथ, लेकिन जो हेमा मालिनी है उन्होंने ये सीट जीती थी और हराया भी आरएलडी के आदमी को था। कारण है कि तब जो है विरोध में थे आरएलडी। तो आप अब अगर आप जुड़ भी गए, देखिए असल में एक मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि आरएलडी का ज्यादा
बताइए बताइए, फिर हम चर्चा अरे को जी, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखिए हाँ। देखिए 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 अनुज जी, 258 बूथ संख्या पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बागपत का, वहां पे वोट नहीं डालने दे रही है प्रशासन मतदाताओं को। तो ये बड़ी अपडेट है, और कई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, गाजियाबाद है, बागपत है, और साथ साथ अलीगढ़ है, ऐसी कई जगह है जहां पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे मतदाताओं को ऐसी प्रभावित खबरें करिए, निकलकर आ ऐसा रही है। समाजवादी हाँ। पार्टी समाजवादी जी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा हैं आरोप वहां पर लगा रही वोट, है, हाँ, वहां पर वोट नहीं डालने प्रभावित कर दिया रहा जा है रहा है। प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल, रहिए अमन आप हमारे साथ। लेकिन विजय सर, आप वो जो छोटी सी क्लिप आपने देखी थी उसका जिक्र कर रहे थे आप, उसके बारे में एक बार बताइएगा। देखिए अनुज जी, जो आरएलडी के लोग हैं उनको मुझे लगता है कि शायद वो उपाध्यक्ष की क्लिप थी, जो कि आरएलडी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मैं हाँ। नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसका कारण ये है कि भाई ठीक है, उनकी नाराजगी है तो अपनी जगह पर है। फिलहाल जो उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं अगर बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कोई अगर पदाधिकारी किसी पार्टी का कहे कि आप हाँ। जो है हमको भारतीय जनता पार्टी के, जो कि क्योंकि भाई महिमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी ही उनको लड़ा रही है, और किसी आरएलडी के प्रदेश पदाधिकारी का अगर इस प्रकार का बयान उस जगह जिले से आए तो उसको यही माना जाएगा कि भाई कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटपट जो है, आपस की हाँ। समझ जो सामंजस्य है वो टूटा हुआ है। हाँ। तो ये क्लिप चूंकि मैंने देखी थी और आप जिक्र कर रहे थे तो मैंने नहीं तो आप क्लिप ये क्या पोस्ट किया। कहना चाह रहे हैं कि आरएलडी तो के जाने से बीजेपी में, बीजेपी के साथ कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा? नहीं, मैं जो बात कह रहा था वो स्पेसिफिक मथुरा के सेंस में कह रहा था, क्योंकि मथुरा की सीट जो है पिछली पिछले 2 बार से हेमा मालिनी ने जीती है, और वो लगातार वहां से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और चूंकि वो विनिंग कैंडिडेट के रूप में लगातार पिछले 2 बार से लीड कर रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो ये माना जाए कि भाई जो आदमी बिना किसी सहयोग के जीता हुआ, अब जब आप विरोध में आरएलडी की जब दूसरों पार्टियों के साथ जुड़ी हुई थी तब उन्होंने जीती, तो निश्चित तौर पे वहां पर, और ये जो इंस्टेंस है वो ये बताता है कि भाई निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वेटेज नहीं मिलने से ही किसी ने ऐसा बोला होगा। बिल्कुल। अब मथुरा की भी बात करी, अभी हमने मेरठ की भी बात करेंगे। देखिए मेरठ सीट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है विजय जी, जब अरुण गोविल को वहां से उतारा गया है, देवव्रत त्यागी बीएसपी की तरफ से उतारे गए हैं, सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की धर्मपत्नी है और उनको उतारा गया है। योगेश वर्मा जो कि बीएसपी में थे और बहुत ज्यादा वर्चस्व बताया जाता था कि उनकी तूती बोलती थी जब वो बीएसपी में थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में और यहां से टिकट ले लिया है। अतुल प्रधान का टिकट कटा था विजय जी, और उसके बाद सुनीता वर्मा को यहां पर मैदान में उतारा गया है। मेरठ की लड़ाई कैसे देखते हुए आप देख रहे हैं? हम जब वहां पर गए थे विजय जी तो लोगों ने बताया कि ये बाहरी हैं, और खुद योगेश वर्मा इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अरुण गोविल तो बाहरी प्रत्याशी हैं, हम यहाँ के हैं, हमें सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। इस तरह की बातें लोगों ने उठानी शुरू की और विपक्ष ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की। तो मेरठ लोकसभा सीट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मेरठ लोकसभा सीट जो है, अगर हम उसको उस नजरिए से देखें कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों का प्रतिनिधित्व उन्होंने एक अभिनेता से करवाने के लिए उनको वहां खड़ा किया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर और भी नाम थे उस वक्त में, जो कि मेरठ के बहुत लेट डिसीजन हुआ बीजेपी की ओर से। तो ये अरुण गोविल की छवि चूंकि एक राम की छवि है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा है, पहले वाले फेज लगातार जो कैंपेन बीजेपी चला रही थी उसमें लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हम 500 साल की जो है ये जो पुरानी जंग थी उसको हमने हासिल किया है, हमने जीता है। और मैं अगर कहूं कि अगर अरुण गोविल में हमारे भारतीय मानस में एक, चूंकि उन्होंने राम का आधा रोल निभाया था सीरियल, और वो सीरियल बड़ा पॉपुलर अपने समय का था, तो ये वो छवि जो है निश्चित तौर पे अरुण गोविल के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी लोग जब अरुण गोविल को पाते हैं तो कई बार उनका पैर छूते हैं या उनसे कहते हैं कि भाई आप ही तो राम हैं हमारे। तो अब वो लोगों के दिमाग में छवि है, क्या उसको बीजेपी इनकैश कराती है, किस तरह से कराती है, कितना उसमें सफल होती है, क्योंकि जो बाहरी वाली बात जो है वो भाई जो मेरठ का लोकल आदमी है, सुनीता वर्मा अगर मेरठ में मेयर रह चुकी हैं और योगेश वर्मा की पत्नी, तो इन लोग
पहले से, चूंकि मेरठ के लोकल मेयर बनना मतलब आप तथा नागरिक रह चुके हैं वहां पे, उन्होंने अपने लोकल में काम किया है, लोगों के छोटी छोटी समस्याओं से उनसे उनकी समस्याएं सुनी होंगी, उनको उबारा होगा, उनसे निजात दिलाई होगी। तो लोगों का कनेक्ट जो है वो मेयर के साथ में अधिक होता है, क्योंकि मेयर जो है लोकलाइज होता है। दूसरी बात है कि जो त्यागी समाज वाली बात है, क्योंकि देवव्रत त्यागी जो है वो एक त्यागी समाज का प्रतिनिधि के रूप में अगर मैं उनको कहूं तो त्यागियों का एक ठीक ठाक सा मेरठ के बेल्ट में बोलबाला है, ठीक है। अब वो जो वोट बैंक है उसको अपने साथ कितना जोड़ पाते हैं देवव्रत त्यागी जी, क्योंकि वो बीएसपी के कैंडिडेट है। देखिए नहीं, दोनों चीजें मैटर करती हैं। इसमें याकूब कुरैशी का साथ मिल गया। याकूब कुरैशी जो पिछली बार 2019 में लड़े थे चुनाव और राजेंद्र अग्रवाल से बहुत मामूली अंतर से हारे थे, और याकूब कुरैशी जो है, जो उनका परिवार है कुरैशी साहब का, वो पूरा जोर लगा रहा है त्यागी साहब को जिताने के लिए। तो हर सीट पे इसीलिए मायावती बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। हर सीट पर कुछ ना कुछ या तो खेल करेंगे, खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे। नहीं देखिए, जो बात याकूब कुरैशी का आप कह रहे थे, याकूब कुरैशी बीएसपी के ठीक ठाक से राजनीतिक पकड़ वाले नेता मेरठ से रहे हैं। ये जरूर बात है कि बात की जो घटनाक्रम हुआ है उसमें उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज की डेट में अगर मुस्लिम बहुल चुकी सीट है ये, और अगर याकूब कुरैशी पूरी तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं देवव्रत त्यागी के लिए लोगों को, तो बीएसपी के साथ और भी उनका भी एक वोट सेगमेंट अपना है जो कि जाटव और उस समाज से आता है, तो वो भी वहां वोट करेगा। तो देखिए, जो अपोजिशन का वोट है वो इसमें अगर मुस्लिम मतदाता टूटता है, जैसे बीएसपी ने बहुत लेट चुकी गेम चालू किया है, बहुत लेट उसने अपना स्टार्ट लिया, वो स्टार्ट जो है उसको कहीं डैमेज नहीं करे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, ये तो लेट स्टार्ट का एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उसको। लेकिन अगर यही कैंडिडेट अगर उन्होंने अगर इलेक्शन के घोषणा के बाद में उतार दिए होते हैं फर्स्ट फेज सेकंड फेज के, क्योंकि उन्होंने सारी जगहों पे अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और वो जातीय समीकरण वहां कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट तो जो भी पार्टी का कैडर है वो करेगा ही, चाहे याकूब कुरैशी हो या वहां का बीएसपी का और कैडर हो। जब एक बार कैंडिडेट उतारा तो जो बीएसपी का कैडर इंटैक्ट रहता है तो वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो बहन जी के नाम पे वोट डालता है, वो जो है वो हाथी के नाम पे वोट डालेगा, तो वो जो है होगा। लेकिन एक फैक्टर और दूसरा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो डिसाइड कैसे करता है, वो डिसीजन जो है, जैसे मैंने आज आपको कहा कि साहब आप बहुत सारी जगहों की शिकायतें भी सुनने को मिल रही हैं कि जो है वहां वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मुस्लिम सपा ने शिकायत दर्ज कराई है, तो सपा ने जो शिकायत दर्ज कराई, निश्चित तौर पर ग्राउंड फीडबैक उनके पास में अलग अलग जगहों से होगी, इसलिए वो ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो ये जो डिवीजन अमन के पास चलते हैं, फर्जी मतदान भी हो रहा है मेरठ में, फर्जी मतदान हो रहे हैं, फर्जी मतदान हो रहे हैं लगातार। देखे तो खबरें आ रही है मेरठ से खासकर 329 बूथ संख्या, उसके बाद आप देखिए 349 बूथ संख्या, इन पे लगातार फर्जी मतदान के केसेस सामने आ रहे हैं। और देखिए, और थोड़ा अगर गाजियाबाद जाए तो गाजियाबाद में 282, ये सब जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पे, और कई ऐसी जगह, कई ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहां पर ईवीएम खराब है, या फिर वोट एक पर्ची नहीं मिल पा रही है, या वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम ज्यादातर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में खबरें कहां से निकल कर आई है अमन, कहां से निकल कर आई है? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, ज्यादातर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, और ज्यादातर वीडियो जो है सोशल मीडिया एक्स पे दिख रही है। तो ये चीजें बाहर निकल के आ रही है, ज्यादातर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए। बहुत सारी बातें, देखिए सुबह से ही बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग में देरी तक के आरोप लगा रही है, और जो खबरें हमारे पास आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ईवीएम खराब हो रही है तो कहीं पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, ये बात कही गई है। दूसरे चरण का मतदान है और बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में भी आरोप लगाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहा गया था कि भाई बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कई तरह की समस्याएं, वोटिंग में अनियमितता आने पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सोशल मीडिया
पर एक नंबर भी जारी किया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए ग्रेटर नोएडा में बूथ संख्या 1 और 7 पर ईवीएम के खराब होने की शिकायत है और ये बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और संज्ञान ले चुनाव आयोग ये कहा गया है। बूथ संख्या है देखिए बागपत में बूथ संख्या 222 जैसा कि अमन भी बता रहे थे। छपरौली विधानसभा में आसारा गांव में बूथ संख्या 119 है जहां पर मतदान शुरू होने के बाद ईवीएम खराब हो गई। जैसे ही मतदान शुरू हुआ उसके कुछ ही समय में ईवीएम खराब हो गई है। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बात करें तो वहां पर खुर्जा में बूथ संख्या 185 है। मेरठ लोकसभा में मेरठ कैंट में बूथ संख्या 47 है। ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही है। मेरठ लोकसभा के मेरठ कैंट में बूथ संख्या 47 पर वीवीपैट काम नहीं कर रहा है। यह खबर निकलकर सामने आई है। तो एक नहीं ना जाने कितनी खबरें निकलकर आई हैं आज ईवीएम खराब होने में, वीवीपैट खराब होने में। बहुत सारी बातें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और विजय सर हमारे साथ है। विजय सर, अमरोहा की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा 1 बजे तक वोटिंग हुई है अमरोहा में, जहां पर दानिश अली चुनावी मैदान में है और अनुज जी बड़ी साथ ये भी देखा जाए कहीं जी अमन कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं पे तो बहिष्कार भी हो रहा है, जैसा आपने साफ तौर पे देखा अलीगढ़ में। अभी लेटेस्ट ही अपडेट है, अलीगढ़ में लोगों ने मतदान का विरोध कर दिया है, वहां पर जाकर मतदान का विरोध कर दिया है विकास कार्य ना होने के नाराजगी से। बागपत में भी ये सामने आ रही है, बहिष्कार गांव पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है प्रशासन, लेकिन बागपत में भी देखा गया कि लोगों ने बहिष्कार कर दिया। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों वहां पर भारतीय जी विजय सर, अमरोहा की बात कर लेते हैं जल्दी से। अमरोहा में देखिए बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है मुजाहिद हुसैन और इधर से दानिश अली मैदान में है इंडिया गठबंधन से। तो ये क्या कोई पर्सनल ईगो है क्या मायावती का कि दानिश अली आप उधर चले गए हो लेकिन आपको नहीं जीतने देंगे भले बीजेपी जीत जाए? ऐसा है कि दानिश अली जो चूंकि बीएसपी से सांसद थे इसके पहले और उनको बहन जी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो वो फिर उन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उनको अपने कोटे से वहां से टिकट दे दिया। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई आज की डेट में दानिश अली को जो बैकिंग है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदवारी के कारण से उन पार्टियों से मिल रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो दूसरे सेगमेंट से है, पूरी तरह से जो है कंवर सिंह तंवर जो है उनको तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो किसी प्रकार का जो है उनको जो बीजेपी की जो हिंदू मतदाता है या बीजेपी की जो कैडर है या बीजेपी का जो सिंपैथाइजर वोटर है वो वोट देगा। दूसरी बात जो डिवीजन है वो ये है कि दानिश अली और मुजाहिद हुसैन ये आपस में जो मुस्लिम वोटों का जो समीकरण, क्योंकि अमरोहा में मुस्लिम परसेंटेज ठीक ठाक सी है। अच्छा और हाँ, और वो परसेंटेज जो है वो चूंकि 40% से अधिक की बैठी थी, तो 40 आपके पास अगर डाटा हो तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। तो वो परसेंटेज चूंकि हायर साइड में है, इसलिए अगर ये जो मैंने आप जुमे वाली बात कही, अगर जुमे से उनको सपोर्ट कहीं एक ब्लॉक के लिए तय कर दिया गया कि साहब जो है वोट्स इधर डाले जाए, तो ये बात जो है वही कौन जीतेगा। पार्टी ने जरूर मुजाहिद हुसैन को खड़ा कर दिया वहां पे, क्योंकि भाई दानिश अली से निश्चित तौर पे इस बात की खुन्नस होगी कि भाई आप बीएसपी छोड़ के गए और आप एक उसी सीट पे वापस किसी दूसरी पार्टी से खड़े हो गए। तो ये तो देखिए ये पॉलिटिकल फील्ड में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो सांसद विधायक हो या कार्यकर्ता हो, आप पार्टियां बदलते हैं और किसी पार्टी को कोई सूट नहीं करता है, अगर वो निकाल देगी तो उसको कहीं ना कहीं शरण तो ले लेगा। तो शरण जगह कांग्रेस और सपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में दानिश अली को दी है, क्योंकि मैंने एक दानिश अली ने अपनी छवि आप अगर देखें पिछले 5 साल के बीच में वो एक बनाई छवि, वो अपनी सक्रियता से बनाई, नेशनल मीडिया में अपीयर होना, आप बहुत सारी चीजों में कई कमेटियों के मेंबर होना संसद में। तो उसमें क्योंकि महुआ मोइत्रा के केस में दानिश अली उस कमेटी के मेंबर थे जो कि संसद में गठित की गई थी जांच के लिए, और बड़े मुखर तरीके से दानिश अली उस क्विज में उभरे थे। तो चूंकि वो विपक्ष की बात लगातार उन्होंने की, नेशनल मीडिया पे ये बात की,
तो वो एक होता यह है कि जब आप अपनी बातें रखते हैं मीडिया के सामने और लोगों के बीच में जाते हैं, तो ये चीजें लोगों को भी प्रभावित करती हैं और लोगों में आपकी सोच के बारे में एक छवि तो निश्चित तौर पर आपका निर्माण करती है। तो दानिश अली ने वो अपने 5 साल के पीरियड में किया है। तो वो मुजाहिद हुसैन के बारे में अगर आप कहें तो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको खोजनी नहीं पड़ेगी, लेकिन दानिश अली की पॉलिटिकल इमेज को अगर आप थोड़ा सा भी पहचानते हैं तो खोजने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चर्चा उन्होंने अपने पिछले 5 साल में उतनी अर्जित कर ली जो कि उनकी पहचान के लिए भरपूर है। तो दानिश अली को मेरे हिसाब से जो फाइट है उसमें मुजाहिद हुसैन कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पर लगेगा। और जो है दानिश अली का अपर हैंड होना चाहिए, मैं जो बात मान के चलता हूं, क्योंकि वो कैंडिडेट भी मैटर करता है काफी हद तक। ठीक ठीक है। अमन, कोई बड़ी खबर अपडेट आ रही है क्या अभी ग्राउंड से? म्यूट है आप, अनम्यूट कर लें जल्दी से। जी देखिए, एक बड़ी अपडेट ये है जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। आवाज जी, एक बड़ी अपडेट ये है कि ग्रेटर नोएडा में किसी ने पोलिंग बूथ पे जाकर अंदर फोन लेके गया और उस युवक ने वहां का वीडियो बनाया। तो एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है इलेक्शन कमीशन की। तो ये एक बड़ी अपडेट है। साथ साथ बाकी देखिए ईवीएम के खराब होने की, और साथ साथ कई ऐसी कि मतदाताओं को देर तक वहां खड़ा होना पड़ रहा है कि ईवीएम खराब है, गर्मी भी बहुत तेज है, तो उसके वजह से कई लोग वापस भी चले जा रहे हैं। तो ऐसी भी कई अपडेट सामने आ रही हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी वहां पर बूथ पर कोई जाता है तो उसका फोन नहीं ले जाने देते हैं बूथ से अंदर, और वहां पर जब हम मीडिया वाले भी जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है। हालांकि हम मीडिया कर्मी हैं तो हमें चूंकि लगातार फोन पे रहना पड़ता है, लाइव देना पड़ता है, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, लेकिन एक जगह तक, एक लिमिट समय, एक लिमिट जगह तक जहां पे अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये अपडेट आ रही है, लेकिन वीडियो बना रहे, ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। वीडियो बना रहे हैं, वोट देता हुआ वो उस युवक ने वीडियो बनाया है, तो ये एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन। तो ये बड़ी लापरवाही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिसने भी ये काम किया है। विजय सर, देखिए गाजियाबाद की जल्दी से बात कर लेते हैं। ठाकुर समाज की नाराजगी बता रहे बहुत है वीके सिंह का टिकट कटने के बाद। डॉली शर्मा के लिए लोग कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। गाजियाबाद का समीकरण क्या कहता है आपकी नजरों में? देखिए, गाजियाबाद चूंकि वीके सिंह की सीट थी, पिछली बार उन्होंने ठीक ठाक काम भी किया और लोगों में पकड़ और पहचान भी वीके सिंह ने बनाई। वैसे भी वो क्योंकि आर्मी के चीफ रह चुके थे तो है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे जो हमारे रेस्क्यू मिशंस थे उसमें भी काम किया, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था कि एक मजबूत छवि जो है वो वीके सिंह होल्ड करते हैं। लेकिन देखिए, पार्टी का डिसीजन वीके सिंह के बारे में ये कहा गया कि साहब जो है वो किसी संवैधानिक पद पे भेज दी जाएंगे, और जो है उनका सीट बहुत समय तक क्लियर नहीं की गई, बहुत लेट क्लियर की गई, और वो सीट से बाद में अतुल गर्ग का नाम सामने आया। अतुल गर्ग क्योंकि भाई अभी विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, रह चुके हैं इसके पहले वाले में टर्म में भी योगी मंत्रिमंडल में, और एक पुराने भाजपा के कार्यकर्ता नेता जो भी कह लीजिए, एक मजबूत उन्होंने कामकाज किया है। और एक कॉमर्शियल जो उनका जो बैकग्राउंड है उसमें अगर मैं कहूँ कि कारोबारी व्यक्ति हैं तो कोई दो राय नहीं होगी। उनका अपने कारोबार है, उनके अपने परिवार के कारोबार हैं, तो जो है गाजियाबाद और उस बेल्ट में उनके ऑलरेडी चीजें स्टैब्लिश है। दूसरी बात है वर्किंग है। हाँ, ये है कि वीके सिंह की टक्कर का अगर उम्मीदवार माना उससे कंपैरिजन किया जाए तो वो टक्कर जो है अतुल गर्ग नहीं दे पाते हैं। अब डॉली शर्मा के बारे में जो बात आप कह रहे हैं कि कितनी मजबूत छवि है या किस तरह से वो कॉम्पीट करेंगे, डॉली शर्मा पहले भी शायद लड़ चुकी हैं, मुझे जानना बिल्कुल लड़ चुकी हैं। हाँ, मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन हार गई थी। तो ये असल में होता क्या है कि अगर ठीक है आप एक कभी लड़े हैं, हार और जीत तो दोनों ही एक ही सिक्के का पहलू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो किसी जैसे अतुल गर्ग का विधायकी का अपना एक क्षेत्र है, अपने लोग होंगे, अपने पार्टी कैडर में अपनी एक या मतदाताओं के बीच में एक अपनी पहचान होगी, तो वो चीजें जो है थोड़ा सा मैटर करती हैं। डॉली शर्मा के पास भी अगर इस टाइप की क्रेडिट होती तो मैं मान के चलता कि वो क्रेडिट उनके साथ जुड़ी रहेगी। लेकिन जो मतदाताओं की बात है, जो कि लोकसभा चुनाव है, ये जनरल इलेक्शन है,
तो पार्टी की छवि और जो समाजवादी पार्टी के लोगों की जो वर्किंग हेड गाजियाबाद के या कांग्रेस की जो अपने वोट बैंक है वो काम करेगा उसके पीछे, लेकिन वो कितना कितना मजबूती के साथ में कैसे वोट करता है वो एक महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि वहां भी आपके पास में बीएसपी का एक उम्मीदवार गाजियाबाद से लड़ रहे हैं नंद किशोर कुंडीर जाम, तो ये भी एक अपना इम्पैक्ट रखेंगे, बीएसपी कैडर को डिवाइड करने का अपोजिशन वोट्स में सेल लगाएंगे। तो इससे जो है कंपटीशन देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं कैंडिडेट वाइज अगर कहा जाए तो इनकी जब आप जो है कोई बहुत विनिंग कैंडिडेट है तो ये बात कहना इतना आसान नहीं होगा गाजियाबाद के लिए, क्योंकि वहां पे राजनाथ सिंह भी एक समय था जब लड़े थे और राजनाथ सिंह ने उस सीट को लीड वहां नेतृत्व किया उसका, और ये बेल्ट जो है बीजेपी के लिए तब इम्पोर्टेंट हो गई थी जब क्योंकि वो अध्यक्ष भी थे उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के। तो एनसीआर का सीट था लेटेस्ट, लखनऊ शिफ्टिंग राजनाथ सिंह की तो बात में हुई है, इनिशियली उन्होंने जो है गाजियाबाद को रिप्रेजेंट किया था, उस टाइम वो होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे आपको ध्यान हो तो गाजियाबाद की सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और प्रतिष्ठा की सीट अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, और वो भारतीय जनता पार्टी इसको उसी स्पिरिट के साथ अगर लेती है लड़ती है और लड़ेगी ही, मैं कोई भी पार्टी अपनी रिमेनिंग सीट को अल्टीमेटली क्यों डाउन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन जी, नोएडा से एक बड़ी अपडेट है कि वहां पर जो है 113 और 120 बूथ संख्या पर भाजपा की जो प्रत्याशी है उनकी जो पत्नी है वो भाजपा का पट्टा पहनकर वहां पर प्रचार कर रही है और लोगों पर दबाव बना रही है। ये एक बड़ी अपडेट सामने आई है। नोएडा से सेक्टर 56 का ये बूथ संख्या 113 और 120 है जी। तो ये आचार संहिता लग जाती है तो आप गले में पार्टी का पट्टा भी नहीं डाल सकते हैं, और अगर आपका साइकिल या कमल का फूल या हाथी है उसका बैच तक नहीं पहन सकते हैं, तो वो चुनाव आयोग बूथ संख्या पे कर रही है। हाँ, वो आप बूथ पर चले गए, वो प्रचार की श्रेणी में आता है और आचार संहिता का उल्लंघन कहलाता है। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है ऐसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा हम आएंगे और नए अपडेट के साथ शाम 6 बजे हम एक बार फिर से लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, आज के पूरे दिन भर का सारा आज हम निकालने की कोशिश करेंगे। कौन आगे कौन पीछे, 6 बजे के बाद हम इसका विश्लेषण जरूर करेंगे। विजय सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।